हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रेजुविनेशन या नवोन्मेष। किसी भी नदी को ग्रेडेड कंडीशन में या फिर अगर हम बोले सामान्यीकरण की स्थिति में पहुंचना है तो उसके लिए 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक है वॉल्यूम ऑफ द वाटर, दूसरा है ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी और तीसरा है हमारा सेडिमेंट यानी कि लोड कैसा है उस रिवर का। तो जब ये तीनों बैलेंस वे में रहेंगे तभी हमारा रिवर जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट या फिर अगर हम बोले तो बैलेंस्ड फॉर्म में रहेगा। और इनमें तीनों में से किसी भी स्टेट में गड़बड़ होने की वजह से नदी का क्या होगा, फिर से वो कोशिश करेगा कि एक बैलेंस पुनः प्राप्त करे या पुनः उसको एक्वायर करे। तो उसी तरह से जो चेंजेस उसके प्रोफाइल में या हम बोले कि उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है, उसी में से एक चेंज है रेजुविनेशन, जिसे हम नवोन्मेष कहते हैं। तो रेजुविनेशन या नवोन्मेष का अगर हम शाब्दिक अर्थ बोलें या फिर अगर हम बोलें इन सिंपल टर्म्स, वी मीन दैट द रेजुविनेशन इज रिगेनिंग ऑफ द एनर्जी। तो रिगेनिंग ऑफ द एनर्जी अगर हम रिवर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो रिवर में आप ध्यान दिया होगा लैंडफॉर्म वाले चैप्टर में जब हम लोग पढ़े थे, तो उसमें रिवर्स 3 स्टेज से होकर गुजरती हैं, यूथफुल, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज। तो यूथफुल स्टेज में जो रिवर होता है वो सबसे ज़्यादा एनर्जाइज्ड रिवर होती है, या फिर अगर हम बोले तो उसके पास लोड कैरिंग कैपेसिटी रिवर को सबसे अधिक होता है। फिर सेकंड स्टेज में जैसे प्रवेश करती है तो मैदानी इलाके में घुसती है और मैदान चौड़ा होता है और उसमें क्या होता है, स्लगिशली फ्लो करता है और वहाँ पे डिपोजिशन और फिर डिपोजिशन वाली प्रक्रिया और साइडवर्ड कर्डिंग अधिक होती है। तो ये एक जनरल पैटर्न है जो रिवर फॉलो करती है टू अचीव इट्स प्रोफाइल ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अगर इस प्रोसेस में किसी भी स्टेज में अगर इंटरप्शन आ जाता है, बाई चांस मान लीजिए कि अगर फर्स्ट सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज में यानी कि मैच्योर या ओल्ड स्टेज में कोई नदी बह रही है, तो अचानक से अगर कुछ ऐसा घटना होता है जिसके बारे में आगे डिस्कस भी करेंगे, जिसकी वजह से नदी का क्या होता है, फिर से वो यूथफुल स्टेज यानी कि पुनर्यौवन या फिर अगर हम बोले कि फिर से नवनीकरण उसमें हो जाता है, तब उस प्रोसेस को हम लोग रेजुविनेशन कहते हैं। तो जैसे कि नदी अगर सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज में बह रही है तो किसी भी डिस्टरबेंस या किसी भी तरह का चेंजेस की वजह से नदी फिर से क्या हो जाएगा कि फिर से अपनी यूथफुल स्टेज का में चला जाएगा और उसका जो टोपोग्राफिकल या हम बोले कि धरातल की बात करें तो वो फिर से जो इरोसिव कैपेसिटी यानी कि जैसे कि यूथफुल स्टेज जनरली रिवर क्या होती है कि माउंटेन से बहती है, या फिर अगर हम बोले कि ग्रेडियंट जो होता है वो काफ़ी स्टीप होता है वहाँ पे, तो इसीलिए इरोसिव कैपेसिटी या अपर्दन की जो उसके अंदर ताकत होती है वो काफ़ी अधिक होती है। तो ये जो अपर स्टेज या फिर अपर कोर्स ऑफ द रिवर में हम देखते हैं, अगर रेजुविनेशन होता है तो यही चीज़ सेकेंड स्टेज या फिर मतलब कि मैच्योर स्टेज या ओल्ड स्टेज वाले रिवर भी इसी प्रक्रिया में आ जाती हैं और फिर से उन्हें बल मिल जाता है वही इरोजन कंप्लीट करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए। तो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे नोट करेंगे, एक है कि रिगेनिंग ऑफ द एनर्जी और दूसरा है कि टोपोग्राफिकल फीचर में चेंजेस आना। नेचुरल है, अगर कोई रिवर सेकेंड स्टेज वाला रिवर अगर फर्स्ट स्टेज में चला जाता है तो उसे हम रेजुविनेशन या फिर अगर हम बोले कि तो टोपोग्राफिकल फीचर जो है उस पर चेंजेस आता है। तो जब रेजुविनेशन के प्रकार की हम बात करते हैं यानी टाइप्स ऑफ रेजुविनेशन में सबसे पहला है डायनेमिक रेजुविनेशन, या इसे हम गतिक नवोन्मेष के नाम से भी जानते हैं। तो गतिक नवोन्मेष का मतलब होता है मतलब जिसमें कुछ मूवमेंट इन्वॉल्व है। जैसे कि मूवमेंट बहुत सारे टाइप के होते हैं, माउंटेन बिल्डिंग, फिर से कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग और भी डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स हैं, लेकिन इसमें जिस मूवमेंट की बात कही गई है वो है हमारा कॉन्टिनेंटल अर्थ मूवमेंट यानी कि एपिरोजेनिक मूवमेंट, जिसमें एक बहुत बड़ा भूखंड या तो ऊपर उठता है या नीचे झुक जाता है। तो जिसमें अगर हम इस प्रोसेस में हम टिल्टिंग या वॉर्पिंग की भी बात करते हैं। वॉर्पिंग मतलब कि बहुत बड़े लेवल पे यानी कि मास लेवल पे जब फोल्डिंग या फिर हम मोड़ की घटना देखने को मिलती है तो उसे हम वार्पिंग बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया के कारण ये प्रक्रिया जब हमारा किसी रिवर बेसिन में होता है, लार्ज स्केल पे जब अगर कोई लैंड ऊपर उठ जाता है जिसको हम लोग पॉजिटिव चेंजेस भी बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि रिवर का एक्सिलरेशन, रिवर का जो रेट ऑफ फ्लोइंग है उसमें एक्सिलरेशन हो जाता है, यानी कि उसका डाउन कटिंग इंक्रीज हो जाता है। दूसरा जो टाइप ऑफ रेजुविनेशन है वो है हमारा इयोस्टैटिक रेजुविनेशन। तो इयोस्टैटिक रेजुविनेशन जिसे हिंदी में हम सुस्थैतिक नवोन्मेष के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार के रेजुविनेशन में बेसिकली 2 तरह के रेजुविनेशन हैं। पहला है आपका डायोस्ट्रोफिक इयोस्टैटिज्म और दूसरा है आपका ग्लेशियो इयोस्टैटिज्म। तो इयोस्टैटिक रेजुविनेशन का मतलब है वो
जिसमें चेंजेस इन द सी लेवल, या हम कहें कि जिसमें सी लेवल के नीचे नीचे जाने की वजह से जो रेजुविनेशन होता है उसे हम इओस्टैटिक रेजुविनेशन बोलते हैं। तो ये सी लेवल चेंज होता है वो डायस्ट्रोफिक कारण से भी होता है, और दूसरा है आपका ग्लेशियल कारण से भी होता है। तो डायस्ट्रोफिक रेजुविनेशन में सी लेवल जो है वो नीचे जाता है, और हमें ये पता है कि जो रिवर का बेस लेवल होता है वो सी लेवल के पास होता है। तो जब सी लेवल नीचे चला जाता है तो नेचुरल है कि रिवर का बेस लेवल जो होगा उस पर्टिकुलर सी लेवल से ऊंचा रहेगा। तो उसका जो टोपोग्राफी या जिस लैंड के ऊपर नदी अवस्थित था वो भी क्या होगा, अपलिफ्टेड नज़र आएगा, यानी कि जो उसका बेस लेवल यानी कि सी लेवल था उसके कंपैरिजन में वो उठा हुआ भाग नज़र आएगा। और जो कोई भी नदी इस भाग के ऊपर जब चल रही है तो अगर तो नेचुरल है वहाँ पे उसका क्या है कि स्लोप भी उस भाग में यानी कि उस टोपोग्राफी या उस अपलिफ्टेड पार्ट में सी लेवल के नीचे जाने की वजह से जो पार्ट अपलिफ्ट हो गया है उसका स्लोप या ग्रेडियंट भी ऊंचा हो गया है। और जो नदी इसके ऊपर बह रही है तो उसका सारा जो रेजुविनेशन पावर या फिर इरोजिव कैपेसिटी तो बढ़ गया है, और सारा का सारा जो उसका एनर्जी है वो डायरेक्टेड कहाँ है, नीचे की तरफ डायरेक्टेड है। तो जो नदी ओल्ड स्टेज में पहुंच गई थी, जो लगभग बेस लेवल के पास पहुंच गई थी, सी लेवल के नीचे जाने के कारण क्या हुआ कि पहली बात तो लैंड बुझा वो अपलिफ्टेड नज़र आने लगा इन कंपैरिजन टू द सी लेवल, और दूसरी बात ये है कि उसका ग्रेडियंट भी इंक्रीज़ हो गया, और ऊंचाई बढ़ने के कारण या फिर अगर हम बोले स्लोप स्टीप होने के कारण उसका जो है इरोजन कैपेसिटी ऑफ द रिवर बढ़ गया, और जो नीचे की ओर जो उसकी शक्तियाँ थी वो डाइवर्ट हो गई। और इस प्रोसेस को हम लोग नेगेटिव चेंज इन द सी लेवल के नाम से भी बोलते हैं, क्योंकि सी लेवल जो है वो नीचे जा रहा है। ये बेसिकली अगर हम यूस्टैटिक डायस्ट्रोफिक यूस्टैटिज्म की बात करें तो इसमें रिलेटेड होता है किस चीज़ से, ये रिलेटेड है हमारा ओशियन बेसिन से रिलेटेड है ये, यानी कि ओशियन बेसिन की कैपेसिटी में जो वेरिएशन होता है उसके कारण ये सी लेवल चेंजेस होता है। और दूसरा जो हमारा ग्लेशियोस्टैटिज्म है उसमें ग्लेशियर के कारण, यानी कि हम कहें कि अगर अर्थ सरफेस की बात करें तो हमारा अर्थ सरफेस बहुत सारे आइस एजेस से गुजरा है। तो इन आइस एजेस में क्या होता था कि जो भी वाटर बॉडीज़ में जितने भी पानी रहते थे वो एक तरह से लॉक्ड हो जाते हैं थे इन द टर्म्स ऑफ आइस। तो जो 4 आइस एजेस हैं जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में उन्हें हम नेब्रास्कन, कांसन, इलिनॉइन और विस्कॉन्सिन के नाम से जानते हैं, और यूरोप में उन्हें हम गुज, मिंडल, रिस और वुन के नाम से जानते हैं। तो ये जो आइस एजेस थे इसमें लार्ज स्केल पे जो जितने पानी या फिर जितने ओशियानिक बॉडीज़ थे वो जम चुके थे, और इसी के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में जो हमारे ओशियन बेसिन या अगर हम बात करें कि ओशियानिक सी लेवल्स थे वो भी क्या थे कि नीचे चले गए थे, या हम कहें कि सी लेवल का फॉल हो गया था। और उसके जो एडजॉइनिंग लैंड थे या हम बोले कि बेस लेवल ऑफ द रिवर्स जो थे वो क्या हो गए थे कि वो अपने जो जनरल बेस लेवल था उससे थोड़ा एलिवेटेड हो गए थे, और उनका चैनल ग्रेडियंट भी क्या हो गया था, इंक्रीज़ हो गया था। तो जिसके कारण रिवर का जो इरोजिव कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गया। अगर हम लोकल स्तर की बात करें तो ये स्टैटिक रेजुविनेशन हमारे यहाँ अगर हम झारखंड में देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसा मिलता है रेजुविनेशन ऑफ द रिवर जो अलग अलग साइकिल्स से होके गुजरी हैं, और उसमें एविडेंसेस भी बहुत सारे मिलते हैं कि वो रेजुविनेटेड रिवर है। तो जो इओस्टैटिक रेजुविनेशन है जो या तो कोस्टल लैंड के ऊपर जाने से जिसको हम लोग पॉजिटिव इओस्टैटिक रेजुविनेशन बोलते हैं, या फिर सी लेवल के नीचे जाने से जिसको हम लोग नेगेटिव इओस्टैटिक रेजुविनेशन बोलते हैं, तो इन दोनों ही प्रक्रिया में जो लैंड अपलिफ्ट होती है तो उसका बस यही टेंडेंसी होता है कि फिर से वो अपना जो बेस लेवल है यानी कि सी लेवल है उसको अचीव करे। तो इसको अचीव करने के लिए वो क्या होता है कि सतत जो है वो लेवल को या फिर हम बोले कि ग्रेडियंट को काटती है नीचे। फिर तीसरे तरह का जो रेजुविनेशन है वो है हमारा स्टैटिक रेजुविनेशन। तो स्टैटिक रेजुविनेशन जैसा इसके नाम से लग रहा है स्टैटिक, जिसमें कोई चेंजेस नहीं, किसी भी प्रकार के मूवमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये कैसे होता है, ये होता है स्पेशली डिक्रीज इन द रिवर लोड, यानी कि जब रिवर का जो लोड है यानी कि जो उसके अंदर भार है उसमें कमी आ जाती है, जिसके कारण भी वहाँ पे रेजुविनेशन की घटना होती है। फिर से हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी कि रेनफॉल के थ्रू जो पानी मिल रहा है उसमें भी इंक्रीज़ हो जाता है यानी कि बढ़ जाता है। तो नेचुरल जैसे शुरू में भी हम बताए थे कि 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट है आपका कोई भी रिवर को एक ग्रेडेड प्रोफाइल या फिर प्रोफाइल ऑफ इक्विलिब्रियम में ले जाने के लिए। और तीसरा है कि अगर मास्टर ट्रिब्यूटरी जो है यानी कि जो प्रमुख नदी है मेन रिवर है उसमें अगर वॉल्यूम
ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाता है। या फिर अगर हम कभी कभी देखते हैं कि डाइवर्जन ऑफ द रिवर अपने जो एक्चुअल कोर्स है उससे डाइवर्ट हो जाती है, तब भी हमारा रेजुविनेशन की घटना हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से डिक्रीज इन लोड की जो घटना थी वो पोस्ट ग्लेशियल पीरियड, यानी कि ग्लेशियल पीरियड जो था उसके बाद वाले पीरियड में इस तरह का घटना, यानी कि डिक्रीज इन द लोड इन द चैनल ऑफ द रिवर हैज़ बीन सीन। तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि जब ग्लेशियल टाइम है वहाँ पे जब आउटवॉश जो, यानी कि जो ग्लेशियर से जो स्ट्रीम निकलता था वो अपने साथ बहुत सारे मटेरियल्स भी बहा के ले आता था। लेकिन पोस्ट ग्लेशियल एरा में क्या हुआ कि ग्लेशियर सारे पिघल गए, तो जिसकी वजह से रन ऑफ भी जो रिवर्स में था वो डिक्रीज़ हो गया और इसीलिए लोड भी उसमें डिक्रीज़ हो गया। और दूसरा कंडीशन जो स्टैटिक रेजुविनेशन में है वो है इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू रेनफॉल। तो अगर रेनफॉल के द्वारा रिवर्स चैनल में वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर बढ़ जाता है तो ये एक तरह से डिसबैलेंस होगा बिटवीन द वॉल्यूम एंड द लोड कंटेंट। तो अब जितनी मतलब कि पहले जितना नदी अपने साथ लोड को बहा के ले जाती थी, अब उसका कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है कि वो उतने ही कैपेसिटी में बहुत अधिक लोड को अपने साथ बहा के ले जाएगी। और जब लोड इस तरह से आगे जब बढ़ा के ले जाएगा तो नेचुरल है कि सारा एनर्जी जो है उसका नीचे कटिंग की ओर डाइवर्ट होगा, तो जिससे क्या होगा कि वैली इंसीशन का भी प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और तीसरा जो कंडीशन है, यानी स्ट्रीम के डाइवर्जन के वजह से एक नया ड्रेनेज या फिर एक नई सिस्टम का निर्माण करना। तो यानी कि जो पहले से नदी लोकेटिंग या पहले से जो नदी है वो दूसरे स्ट्रीम को कैप्चर कर लेती है या डाइवर्टेड हो जाती है, यानी कि एक नदी में दोनों मिल जाती है। इसका बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल ओहायो रिवर का है। ओहायो रिवर पहले बहुत छोटी नदी हुआ करती थी ड्यूरिंग द प्री ग्लेशियल पीरियड, और उसकी जो करंट अभी आज की जो ट्रिब्यूटरीज या हम बोले कि जो ड्रेनेज है करेंटली, जैसे कि मोनोंगहेला, अलेगेनी रिवर हैं, वो उत्तर की तरफ बहती थी। पर ग्लेशियर के कारण इन रिवर का चैनल जो है वो ब्लॉक हो गया और इनको साउथ की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। और जब ये डाइवर्ट हुई साउथ की तरफ तो इनका मिलन या फिर ये जो डाइवर्जन टूवर्ड्स द ओहायो रिवर, तो जब ये ओहायो रिवर में मिली तो नेचुरल ओहायो रिवर का क्या होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ द रिवर है वो बढ़ जाएगा, और फिर जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डाउन कटिंग ऑफ द रिवर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो वैली इंसीशन यानी कि वैली को नीचे की तरफ से काटने का कैपेसिटी रिवर का बढ़ जाएगा। तो इसमें यहाँ अभी हमने देखा कि रेजुविनेशन क्या होता है और रेजुविनेशन के कितने प्रकार हैं। तो सिंपल टर्म्स हम बात करें कि जब रिवर का कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है इन टर्म्स ऑफ इरोजन, यानी कि जो उसका एनर्जी है एनर्जाइज हो जाएगा और उसका इरोजिव कैपेसिटी बढ़ जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग रेजुविनेशन कहते हैं। हियर वी कैन सी इट इन ड्रामेटिकल फॉर्म। तो पहले फिगर में जो सबसे ऊपर है उसमें आप देख सकते हैं कि रिवर का बेस लेवल जो सी लेवल के एकदम समकक्ष है या फिर सी लेवल के ही बराबर है। दूसरे फिगर में हम देखते हैं कि लोअरिंग ऑफ द सी लेवल हो जाता है, यानी फॉल इन द सी लेवल है, जिसके वजह से जो ग्रेडियंट है जहाँ पे नदी बह रही है, चैनल ऑफ द रिवर है, वो अबव द सी लेवल नज़र आता है। और तीसरे फिगर में हम देख रहे हैं कि एनर्जी जो है रिवर का वो स्पेंड होती है ताकि वो जो नया बेस लेवल किया गया है वहाँ तक अचीव किया जा सके, और मतलब कि फिर से वो रिजुविनेट या फिर रिग्रेड करके फिर से वो बेस लेवल पे आ जाती है, जिसके वजह से वहाँ पे फिर से कंडीशन ऑफ ग्रेडेशन यानी कि द बैलेंस बिटवीन द इरोजनल एंड डिपोजिशनल कैपेसिटी ऑफ द रिवर इज मेंटेन्ड। देयर आर सर्टन एविडेंसेस ऑफ रेजुविनेशन। तो जिसमें सबसे पहला है हमारा टोपोग्राफिक एविडेंस, जिसमें है टोपोग्राफिक अनकन्फर्मिटी या डिस्कॉर्डेंस। तो टोपोग्राफिक अनकन्फर्मिटी में से हम यही मानते हैं जैसे रिवर अपना अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स में बह रही है, तो उसमें किसी भी तरह से मतलब कि सिमिलैरिटी या कहें कि अपर कोर्स लोअर कोर्स से डिफर होगा या लोअर कोर्स जो है वो अपर कोर्स से डिफर होगा। अगर बाई चांस मान लीजिए कि अपर वैली या अगर हम बोले यूथफुल स्टेज में जो रिवर का है उसका जो टोपोग्राफिक फॉर्मेशन है वो रिप्रेजेंट करता है या रिजेंबल करता है मैच्योर या ओल्ड स्टेज वाले रिवर वैली से। और अगर हम बात करें कि अगर यूथ कोई ओल्ड स्टेज वाला रिवर वैली है या ओल्ड स्टेज वाला टोपोग्राफी है तो वो रिप्रेजेंट करेगा किससे, हमारा यूथफुल स्टेज से। यानी कि ये टोपोग्राफिक डिस्कॉर्डेंस मतलब कि जो फीचर हमारा रिप्रेजेंट होना चाहिए था यूथफुल स्टेज में वो हमारा नज़र आता है कहाँ, लोअर स्टेज में या फिर ओल्ड स्टेज या मैच्योर स्टेज में, जिसको हम लोग वैली इन वैली क्रॉस प्रोफाइल भी बोलते हैं या टू वैली
भी 2 स्टोरी वैली भी बोलते हैं, 2 साइकिल वैलीज़ के नाम से भी इसे हम जानते हैं। दूसरा है कि लॉन्ग प्रोफाइल ऑफ द रिवर, यानी कि रिवर का प्रोफाइल जो उसके माउथ से यानी कि उद्गम से उसके मुहाने तक जहाँ ख़त्म होता है नदी, वहाँ तक के पूरे प्रोफाइल को हम लोग लॉन्ग प्रोफाइल बोलते हैं। तो रिजुविनेशन का एक और एविडेंस ये होता है कि ये पूरा जो लॉन्ग प्रोफाइल है उसमें बहुत सारे निक पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि ये एक तरह से ब्रेक पॉइंट हम लोग बोलते हैं। इस तरह के निक पॉइंट जो है वो हमारा झारखंड में स्पेशली छोटा नागपुर प्लेट्यू में बहुत सारे नदियों का जो रिवर प्रोफाइल है उसमें इस तरह का निक पॉइंट्स देखने को मिलता है। फिर तीसरा एविडेंस जो है हमारा रिजुविनेशन का है वो है इंसाइज्ड मियांडर का। तो मियांडर आप जानते हैं कि सर्पाकृति में जब नदी विसर्पण करती है तो उसे हम मियांडर्स बोलते हैं। One basic characteristic of the rejuvenation is that we may find incised meander in it. इंसाइज्ड मियांडर जो होते हैं वो नॉर्मल मियांडर से, यानी कि अगर हम नॉर्मल मियांडर की बात करें तो उससे कहीं ज़्यादा डीप होते हैं, नैरो होते हैं। उनका निर्माण जो होता है वो एनर्जी ऑफ द रिवर के इंक्रीज होने की वजह से होता है, जिसमें सारा फोर्सेस जो है वो डाउन कटिंग में चला जाता है। इसमें ये माना जाता है कि जैसे जैसे नदी अपने डिफरेंट साइकिल्स में जाती है उसी तरह से ये मियांडर्स भी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड साइकिल में अलग अलग साइकिल्स में इनका निर्माण होता है। तो अगर किसी रिवर वैली में ये 3 एविडेंसेस या और भी बहुत सारे एविडेंसेस हैं जिससे हमें रेजुविनेशन के बारे में पता चलता है, जैसे कि अगर कैनियन है, गॉर्जेस हैं, या फिर हम बात करेंगे टेरेसेस हैं जिसका हम लोग लैंडफॉर्म्स में बात करेंगे, इनका प्रेजेंस भी ये दर्शाता है कि दिस रिवर माइट हैव गॉन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रेजुविनेशन, या फिर इनका जो इरोसिव कैपेसिटी होगा वो इंक्रीज हुआ होगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी द इफेक्ट ऑफ रेजुविनेशन ओवर डिफरेंट कोर्सेज ऑफ द रिवर, यानी कि अलग अलग कोर्सेज में क्या उसका रेजुविनेशन का प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओल्ड स्टेज, यानी कि जो अंतिम अवस्था नदी का जिसमें वो लगभग प्रोफाइल ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है और जिसको हम लोग ग्रेडेड कंडीशन बोलते हैं, यानी कि एकदम बेस लेवल पहुंच गया है, सी लेवल मतलब कि सी लेवल के पास पहुंच गया है। तो अब क्या हुआ कि जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को कि नेगेटिव चेंजेस इन द सी लेवल, यानी कि सी लेवल जो है वो नीचे की ओर चला गया है। जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं, ओल्ड कर्व है और ओल्ड सी लेवल है। तो जब सी लेवल नीचे की ओर शिफ्ट हुआ, नीचे गया, तो नया जो सी लेवल है वो अब क्या हो गया कि नया बेस लेवल हो गया। जो नदी अपना अपर्दन का काम कर रही है उसका नया बेस लेवल हो गया A1 ए डैश। तो यानी कि जो नदी ओल्ड कर्व पे बह रही थी पहले, अब उसको क्या करना पड़ेगा, अब उसको एक्सेसिव अपना एनर्जी लगाना पड़ेगा, यानी कि एक्सेसिव डाउन कटिंग में अपना एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा या एनर्जी को लगाना पड़ेगा कि वो अब क्या करे कि नए बेस लेवल या नए कर्व को अचीव कर सके, क्योंकि नए कर्व में जो न्यू बेस लेवल है वो हमारा A डैश है। तो उस वहाँ तक अचीव करने के लिए उसको और ज़्यादा एनर्जी को स्पेंड करना पड़ेगा, और नए कर्व की हाइट भी पुराने कर्व से कम है, यानी कि उसको वहाँ अचीव करना पड़ेगा, उसको वहाँ तक उसको फिर से कट करना पड़ेगा। और बहुत बार ऐसा घटना देखने को मिला है कि जो ओल्ड कर्व और न्यू कर्व है, मतलब कि जो एग्जिस्टिंग ओल्ड कर्व है और जो नया कर्व जहाँ अचीव करना है, उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है जिसको हम लोग निक पॉइंट बोलते हैं, यानी कि वो कटिंग पॉइंट बिटवीन द ओल्ड कर्व एंड न्यू कर्व होता है। सच ब्रेक इन द कर्व बिटवीन द ओल्ड कर्व एंड न्यू कर्व इज नोन एज निक पॉइंट्स। और ये जो निक पॉइंट है वो रिवर चैनल्स में वो नीचे यानी कि लोअर पोर्शन ऑफ द स्ट्रीम से हायर पोर्शन ऑफ द स्ट्रीम में मिलता है, जो कि धीरे धीरे ग्रेजुअली इरोड हो जाता है, इरोसिव कैपेसिटी ऑफ द रिवर। और फिर रिवर क्या होगी, रिवर अपना ग्रेडेड कंडीशन को अचीव करने में, यानी कि प्रोफाइल ऑफ इक्विलिब्रियम को अचीव करने का कोशिश करती है। यानी कि यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो नया बेस लेवल रिवर को अचीव करना है वो पुराना जो बेस लेवल था उससे नीचे होगा। दूसरा है हमारा रेजुविनेशन इन द मिडिल कोर्स ऑफ द रिवर। सेकेंड कोर्स ऑफ द रिवर में रेजुविनेशन तब देखने को मिलता है जब मेन रिवर में कोई ट्रिब्यूटरी ब्रांचेस आके जुड़ती है या मिलती है। तो वहाँ पे अपनी जो ट्रिब्यूटरी ब्रांचेस मिलती है वो अपने साथ लोड्स और लोड सेडिमेंट्स और पानी भी अपने साथ लेके आती है, जिसके वजह से जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर और लोड जो कंटेंट होता है मेन रिवर में वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जब कोई ट्रिब्यूटरी नदी मिलती है और उसके पास बहुत ज़्यादा सेडिमेंट नहीं होता है, तो उस कंडीशन में मेन रिवर का
जो पानी या हम बोले कि जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, पर उसके पास इनफ ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल नहीं है, यानी कि उसके पास सेडिमेंट या लोड या तलछट उसके पास अधिक नहीं है जिसे वो नीचे ट्रांसपोर्ट कर सके, जो पहले वो करता था अपने अवेलेबल एनर्जी के कारण। तो अब उसके पास क्या है कि उसके पास अब अवेलेबल एनर्जी अधिक है। जो ये अवेलेबल एनर्जी वो पहले यूज़ करता था लोड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अब वो एनर्जी जो है वो डाउन कटिंग या हम कहें कि वर्टिकल कटिंग के लिए यूज़ करने लगा। तो इस तरह से जब वर्टिकल कटिंग या डाउन कटिंग होगा तो नेचुरल है कि नीचे या फिर वैली का जो चैनल या तलहटी जो है वैली का वो धीरे धीरे नीचे की ओर डिग्रेड करेगा या फिर नीचे की ओर चला जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो वैली पहले इक्विलिब्रियम स्टेट में थी या फिर ग्रेडेड कंडीशन में थी, जो मेन रिवर और ट्रिब्यूटरी में जो ग्रेडेड कंडीशन अचीव था पहले, अब वो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे डिग्रेड होने की वजह से जो मेन ट्रिब्यूटरी नदी का जो डाउनस्ट्रीम चैनल है, यानी कि टूवर्ड्स द सोर्स, जहाँ नदी जिस तरफ नदी समुद्र में मिलने जाती है, तो वो धीरे धीरे नीचे की ओर झुकते जाता है डाउन कटिंग की वजह से, जिसकी वजह से डिफरेंस हो जाता है अपस्ट्रीम चैनल में और डाउनस्ट्रीम चैनल में। जहाँ मतलब कि अगर कोई ट्रिब्यूटरी मिली है उसके नीचे वाला क्षेत्र और जहाँ पे और जो वहाँ पे नदी उद्गम हुई है या फिर नदी का अपर स्ट्रीम जो है, यानी कि अपस्ट्रीम हम जिसे बोलते हैं, वो ज़्यादा स्टीप हो जाता है, ज़्यादा संकीर्ण या हम बोले कि ज़्यादा उसमें एलिवेटेड पोर्शन हो जाता है, उसका स्लोप अधिक या ढाल जो है वो बढ़ जाता है, और नीचे वाला पोर्शन जो है वो क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है समतलीकरण की प्रक्रिया होने लगती है। तो ये जब डिफरेंस प्रोड्यूस होता है तो ये हम कहेंगे कि एक तरह से रेजुविनेशन का ही इस पर इम्पैक्ट देखा जाता है। तो यानी कि जो पहले ग्रेडेड प्रोफाइल था अब उसमें डिफरेंस आने लगा या फिर वो डी ग्रेड, अगर हम कहें तो डी ग्रेड हो गया। तो अब इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए नदी जो है उसमें क्या होगा, हेडवर्ड इरोजन हम लोग को देखने लगेगा, यानी कि नदी जो है अपने सिराहने की ओर, यानी कि जिस साइड से नदी निकलती है उसका इरोजन उधर अधिक बढ़ जाएगा, यानी कि ऊपरी कटाव जो होगा वो अधिक होने लगेगा, ताकि ये जो डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ है किसी ट्रिब्यूटरी नदी के मिलने से, तो ये डिफरेंस बिटवीन द अपर कोर्स और जो लोअर कोर्स ऑफ द रिवर है, तो ये जो ग्रेडियंट में डिफरेंस आने लगा था उसको अब बैलेंस करने का कोशिश किया जाने लगेगा नदी के द्वारा। जैसे इस फिगर से आप समझ लेंगे कि एक A to B' जो है वो एक रिवर प्रोफाइल को डिनोट करा है फ्रॉम सोर्स टू माउथ। अब यहाँ पे सी पॉइंट पे कोई ट्रिब्यूटरी नदी आके मिल जाती है तो ये इसमें अत्यधिक कटाव होने लगेगा, तो वो नया जो हमारा प्रोफाइल हो जाएगा वो हो जाएगा C' to B'। नेचुरल है कि इसमें डिफरेंस जो होगा बिटवीन A to C वो अधिक होगा इन कंपैरिजन टू C' to B'। अब ये जो A और C के बीच में डिफरेंस है उसको अचीव करने के लिए, न्यू प्रोफाइल तक आने के लिए D' जो है उसको उसके द्वारा अधिक कटाव करना पड़ेगा, यानी कि उतना अधिक कटाव करना पड़ेगा तब जाके एक नया प्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा जो हो जाएगा A' to B'। यानी कि ओल्ड प्रोफाइल जो है वो हमारा रहेगा A to B' और जो नया प्रोफाइल रहेगा वो A' to B' रहेगा। तो इस कंडीशन या इसको अचीव करने के लिए उसको एक्स्ट्रा कट करना पड़ेगा क्या, D' to C', ताकि जो ये जो इनइक्विलिब्रियम इन दी प्रोफाइल डेवलप हुआ है नए ट्रिब्यूटरी के मिलने के कारण उसको फिर से समतलीकरण किया जा सके। जो किया जाता है हेडवर्ड इरोजन या फिर हम बोले कि अपस्ट्रीम इरोजन, इंसाइज मिएंडर इसी का एक पार्ट है। द रेजुविनेशन, नेक्स्ट रेजुविनेशन जो है वो है रेजुविनेशन इन द हेड वाटर ऑफ द रिवर, यानी कि जो अपर कोर्स में रेजुविनेशन होता है। तो अपर कोर्स में रेजुविनेशन बेसिकली तभी होता है जब उसके पास एनफ लोड नहीं होता है कि उसको वो आगे कैरी कर सके। तो इस कंडीशन में फिर वही प्रोसेस होता है कि डाउनवर्ड कटिंग हो जाता है, और ये जो डाउनवर्ड कटिंग है वो किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द रिवर या पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं कन्फाइंड होके पूरे के पूरे जो लॉन्ग प्रोफाइल ऑफ द रिवर, यानी कि फ्रॉम द ओरिजिन टू द एंड ऑफ द रिवर, ये कन्फाइंड या ये प्रोसेस हम देखते हैं। यानी कि पूरा का पूरा रिवर का जो प्रोफाइल होता है वो कंटिन्यूसली इरोजन ऑफ द सरफेस, यानी कि जो चैनल है रिवर का उसको इरोजन में उसका पूरा एनर्जी डाइवर्टेड रहता है। तो ये इरोजन इसीलिए होता है ताकि एक इक्विलिब्रियम या ग्रेडेड कंडीशन को अचीव किया जा सके बिटवीन द लोड अवेलेबल एंड द इरोजिव कैपेसिटी ऑफ द रिवर, तो जिसके कारण बहुत ज़्यादा समतलीकरण या फिर निम्नीकरण हो जाता है।